नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 500 क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आज आपको मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आज, ये प्रीवियस ईयर में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। कम टाइम में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मतलब 501 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 1 से लेकर 500 तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, वो वीडियो आ गई हुई है। तो 501 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। ये आपको ध्यान रखना है। पारा, जिसे कि मर्क्यूरी भी बोलते हैं, ये एक ऐसा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है? यहाँ पे बात हो रही है कौन सा अधातु है, तो देखिए वो है कौन सा धातु, ब्रोमीन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो मरकरी आया था, इसका ना एग्जाम में फॉर्मूला पूछा है, तो मतलब इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल Hg होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए, सबसे हल्की धातु की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और इसका सिंबल H होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो धातु है वो है चांदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है, इसकी बात हो रही है, तो ये है हीरा। क्या है, हीरा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, यानी किसके एलोट्रोप्स हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन के। ध्यान रखना है, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के। अगला क्वेश्चन, कोयले का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए, कोयले का जो मुख्य घटक है ना, वो है कार्बन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र H2O किस नियम का पालन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित अनुपात का नियम। ध्यान रखना आपने, जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, ये निश्चित अनुपात का नियम फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लावोजिए। लावोजिए जो वैज्ञानिक है, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण यानी कि मास कंजर्वेशन का नियम दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गैसों के संयोजन आयतन का नियम किसने दिया? तो देखिए, गैसों के संयोजन आयतन का जो नियम है, ये दिया था ऑप्शन बी, गे ल्यूसेक, इस वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट, समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, एवोगैड्रो का नियम। किसका नियम है ये? समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह है एवोगैड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यह किस नियम से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। देखो फ्रेंड्स, ये जो नियम वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने से उसका आयतन घटता है, यह किस नियम का कथन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल का नियम है ये। स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने से उसका आयतन घटता है, यह किसने कहा था? यह है बॉयल का नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मोल की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? देखिए, मोल की जो अवधारणा है, ये दी थी एवोगैड्रो ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 10⁻23। बढ़ते हैं नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? तो देखिए परमाणु द्रव्यमान की जो एटॉमिक मास की यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी मानक इकाई क्या है, वो है AMU। ध्यान रखना है आपको, छोटे यू से भी इसको डिनोट करते हैं, AMU। अगला क्वेश्चन, पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया था? पीएच पैमाने का जो आविष्कार है ये किया था सोरेन PL सोरेनसन ने। ध्यान रखना है। और पीएच पैमाने से हम क्या पता करते हैं? देखिए एक प्रकार का ये इंडिकेटर होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है, बीच में 7 होता है, और 7 से नीचे जो भी आएगा वो एसिडिक होगा, ठीक है, और 7 के ऊपर जो भी होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। कोई भी सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और सेंटर वाला क्या होगा? न्यूट्रल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीएच ज्ञात करने के लिए किया जाता है सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन, लाल लिटमस पत्र क्षार में कैसा हो जाता है? तो देखिए लाल लिटमस जो है ये क्षार में हो जाता है नीला, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नीला लिटमस अमल में कैसा हो जाता है? तो नीला लिटमस जो है ये अमल में लाल हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है लवण एवं जल। ध्यान रखना है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है क्या? लवण एवं जल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऊपर वाला मैंने आपको करवाया था ना कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण एवं जल। अब पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का जो पानी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर जिसे कि हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं का मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर जिसे कि लाइमस्टोन कहा जाता है इसका जो मुख्य घटक है वो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना है, चूना पत्थर का ये मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर जिसे कि मार्बल भी कहा जाता है मुख्यतः किसका रूप है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ध्यान रखना है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेदी यानी कि वाइट वॉशिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो सफ़ेदी होती है जिसे वाइट वॉशिंग भी कहा जाता है इसमें बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुझा हुआ चूना किस अभिक्रिया से बनता है? तो देखिए बुझा हुआ चूना जो होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ध्यान रखना है, CaO प्लस H2O। ध्यान रखना है, और ये क्या बनता है? CaOH2। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था ना ये, तो बुझा हुआ चूना किस अभिक्रिया से बनता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस उसमें हम वाटर मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए सीमेंट की जमने की प्रक्रिया होती है उसे हम सेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम मिलाया जाता है उसका उद्देश्य होता है जंग से बचाना। ध्यान रखना है, और ये जो क्रोमियम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल क्या होता है? Cr होता है। अगला क्वेश्चन, पित्तल जिसे कि हम ब्रास बोलते हैं किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो देखिए पित्तल जिसे कि हम ब्रास बोलते हैं ये तांबा और जस्ता, किसका? तांबा और जस्ता, इसका मिश्र धातु होता है। तांबा को हम कॉपर बोलते हैं, Cu से लिखा जाता है। जस्ता को हम जिंक बोलते हैं, Zn से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो देखिए कांसा जिसे कि हम ब्रॉन्ज बोलते हैं ये तांबा और टिन का मिश्र धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टील मुख्यतः किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए स्टील जो है ना, ये मुख्यतः लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए जो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है, इस पे लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है वो जस्ते की चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, टीन चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा टीनिंग कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एनोडाइजिंग क्या होता है? एल्युमिनियम पर ऑक्साइड चढ़ाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, सोने की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 24 कैरेट सोना क्या दर्शाता है? तो देखिए 24 कैरेट जो सोना होता है ये दर्शाता है 99.9 शुद्ध सोना, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का जो मुख्य घटक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक है यह है मीथेन, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एलपीजी का मुख्य घटक कौन से हैं? एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है प्रोपेन एवं ब्यूटेन। प्रोपेन एवं ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, कोक मुख्यतः किससे बना होता है? तो देखिए जो कोक है ना ये मुख्यतः बना होता है शुद्ध कार्बन से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चारकोल का उपयोग मुख्यतः किस गुण के कारण किया जाता है? तो देखिए चारकोल का जो उपयोग है ये अधिशोषण क्षमता के कारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय चारकोल का उपयोग किसमें किया जाता है? एक्टिवेटेड चारकोल की यहाँ पे बात हो रही है, जल एवं वायु शोधन में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गैसों का जो विसरण है ये जो नियम था ये दिया था ग्राहम ने। किसने? ग्राहम ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी गैस के विसरण की दर किसके व्युत क्रमानुपाती होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने। ध्यान रखना है इन्होंने जीव विज्ञान शब्द यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं यानी कि वायरस का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो विषाणुओं यानी कि वायरस का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या? वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कवकों यानी कि फंगाई का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों यानी कि फंगाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, शैवाल का अध्ययन किसे कहते हैं? तो देखिए शैवाल का जो अध्ययन है ये फाइकोलॉजी
कहलाता है। एल्गिए का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है इच्थियोलॉजी। क्या? इच्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सरीसृपों का जो अध्ययन होता है वो होता है हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैमेलॉजी। मैमेलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जीवाणुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ हैं ये पाए जाते हैं न्यूक्लॉइड में। अगला क्वेश्चन, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका होती है? जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया का सामान्य प्रजनन किस विधि से होता है? बैक्टीरिया का जो सामान्य प्रजनन है ये द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किस प्रकार के जीव से प्राप्त होती है? तो देखिए पेनिसिलिन जो है ये कवक यानी कि फंगस जीव से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? तो देखिए लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक जो है इसका सहजीवी संघ है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट किस वर्ग का जीव है? तो देखिए ईस्ट जो है ये कवक वर्ग का जीव है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस संघ का जीव है? तो देखिए अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम की गति का अंग कौन सा है? तो देखिए पैरामीशियम की गति का जो अंग है वो है रोमाभिका। अगला क्वेश्चन, युगलिना में पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संक्रमण जीव। कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो देखिए हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जीव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, केचुआ किस संघ का सदस्य है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी एनेलिडा। अगला क्वेश्चन, जोंक किस संघ का सदस्य है? जोंक जो है ये एनेलिडा संघ का सदस्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, कॉकरोच किस संघ का सदस्य है? देखिए कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। मकड़ी किस संघ की सदस्य है? मकड़ी जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ की सदस्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, घोंगा किस संघ का सदस्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए मोलस्का। अगला क्वेश्चन, स्टारफिश किस संघ की सदस्य है? स्टारफिश जो है ये एकाइनोडर्मेटा क्या एकाइनोडर्मेटा संघ की सदस्य है। अगला क्वेश्चन, सभी कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स किस संघ में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डेटा में। उभयचर का उदाहरण कौन सा है? उभयचर यानी कि एम्फीबियन का जो उदाहरण पूछा जा रहा है यहाँ पे वो है मेढक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, सरीसृप का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया का बात हो रही है यहाँ पे, वो है सांप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्हेल। व्हेल मछली जो होती है उसकी बात हो रही है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो देखिए चमगादड़ जो है ये स्तनधारी है, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लेटिपस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी नीली व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित स्थलचर प्राणी कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी। सबसे लंबा जीवित स्थलचर प्राणी कौन सा है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जिराफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मनुष्य के सबसे निकट का जीवित संबंधी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंपैंजी। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है बोटैनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत है ये सामान्य होती है शुरू किससे? उत्पादक से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी सूर्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हरे पौधों को क्या कहा जाता है? देखिए हरे पौधों को कहा जाता है उत्पादक। नेक्स्ट। मृत जैविक पदार्थों का अपघटन मुख्यतः कौन करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी कवक एवं जीवाणु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? आंसर ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो देखिए रेड डेटा बुक जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ना ये है गंगा नदी डॉल्फिन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय सरीसृप है वो है किंग कोबरा। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिड़ियाघर। ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। न्यूटन का प्रथम नियम किस गुण की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये जड़त्व जो है गुण इसकी व्याख्या करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन। संवेग जिसे कि मोमेंटम भी कहा जाता है का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए संवेग यानी कि मोमेंटम का जो एसआई मात्रक है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये संवेग का एसआई मात्रक है। आवेग यानी कि इम्पल्स किसके बराबर होता है? तो देखिए आवेग यानी कि इम्पल्स जो है ये बल मल्टीप्लाई समय के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस स्थिति में लागू होता है? तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है ये लागू होता है जब बाहरी बल शून्य हो। घर्षण बल की एसआई इकाई क्या है? घर्षण बल की जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घर्षण सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण। बॉल बेरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए बॉल बेरिंग का उपयोग जो है ये किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है ये द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है हाफ एम वी स्केयर। हाफ एम वी स्केयर। अब एम क्या है यहाँ पे? मास यानी कि द्रव्यमान। वी क्या है? वेलोसिटी जिसे हिंदी में वेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वो है mgh। नेक्स्ट। स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है शक्ति किसके बराबर होता है? तो चलिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य अपॉन समय। कार्य बटे समय। अगला क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गुरुत्वीय
त्वरण जिसे कि शॉर्ट में जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, का औसत मान कितना होता है? काफ़ी बार पूछा गया है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6। चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका भार होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, दोगुना। अगला क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था कब अनुभव होती है? तो भारहीनता की जो अवस्था है ये मुक्त पतन में अनुभव होती है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है। दाब किसके बराबर होता है? दाब जो होता है ये बल बटे क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर, उसका घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व होने के कारण वायुमंडलीय दाब मापने में पारे का यानी कि मर्क्यूरी का प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव में गहराई बढ़ने पर दाब, राइट आंसर, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये उत्प्लावन बल से संबंधित है, ध्यान रखना है। जहाज पानी पर क्यों तैरता है? तो देखिए जहाज पानी पर तैरता है क्यों? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए हाइड्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है इस पे कार्य करता है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण कौन सी घटना होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी की बूंद का गोल होना। ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, साबुन मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। अगला क्वेश्चन, केशित्व यानी कि कैपिलरिटी के कारण मिट्टी के तेल की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सत्य। मतलब बिल्कुल सही है लाइन ये, केशित्व के कारण ही जो मिट्टी के तेल की जो बत्ती होती है ना ये ऊपर चढ़ती है। अगला क्वेश्चन, श्यानता जिसे कि विस्कोसिटी कहते हैं किसका गुण है? तो देखिए श्यानता जिसे विस्कोसिटी कहते हैं ये द्रवों का गुण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शहद की श्यानता पानी की तुलना में, राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिक होती है। ताप किसका माप है? तो देखिए ताप जो है ये औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऊष्मा किस दिशा में प्रभावित होती है? तो देखिए जो ऊष्मा है ये हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल पर केजी डॉट केल्विन। ध्यान रखना है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जूल अपॉन केजी मल्टीप्लाई केल्विन। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जूल, क्योंकि ये जब केजी ऊपर आएगा -1 हो जाएगा और ये जो केल्विन है ऊपर आ जाएगा -1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का कारण क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो देखिए ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो धातु कौन सी है? चांदी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन सी गैस है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक जो है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। जल का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ऊंचाई पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वायु दाब कम होता है इसलिए।
रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर जो है ये वाष्प संपीड़न चक्र यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा है ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किससे होता है? तो धातुओं में जो ऊष्मा का संचरण है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुख्यतः होता है। अगला क्वेश्चन, काले रंग की वस्तु ऊष्मा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छा अवशोषक होती है। ध्यान रखना है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? धातुओं में जो ऊष्मा का संचरण है मुख्यतः चालन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण के दौरान द्रव का तापमान राइट आंसर ऑप्शन बी घटता है। पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है? वाष्पीकरण के कारण पसीना शरीर को ठंडा करता है। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखना है आपको। इसे इंग्लिश में हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, कपूर का उड़ जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? कपूर का उड़ जाना ये ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का उदाहरण है। वहाँ पे आप देखते हो ना कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बर्फ़ के पानी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बर्फ़ के पानी में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है कहलाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसमें गति करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निश्चित ऊर्जा स्तरों में यानी कि निश्चित ऊर्जा शेल्स में। किसी परमाणु की संयोजकता यानी कि वैलेंसी किस पर निर्भर करती है? तो किसी परमाणु की जो संयोजकता है यानी कि वैलेंसी है निर्भर करती है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स में क्या समान होते हैं? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स में परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समभारिक यानी कि आइसोबार्स में क्या समान होता है? समभारिक यानी कि आइसोबार्स में द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम 235 का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का जो उपयोग है मुख्यतः नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी बार पूछा गया है D2O। D2O जो है ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में निकल मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु ड्यूराल्यूमिन का मुख्य आधार धातु कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी एल्युमिनियम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए मैग्नीशियम जो है ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो है ये सीसा और टिन का मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो देखिए जर्मन सिल्वर में ना चांदी नहीं होता, क्योंकि जर्मन सिल्वर को हिंदी में हम चांदी बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें चांदी ही नहीं होता, तांबा, निकल और जस्ता का ये मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, थर्माइट मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? थर्माइट मिश्रण जो होते हैं इसमें एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियों की वेल्डिंग किस अभिक्रिया द्वारा की जाती है? तो देखिए रेल की जो पटरियों की वेल्डिंग होती है ये ऊष्माक्षेपी थर्माइट अभिक्रिया द्वारा की जाती है। धातुओं पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातुओं पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और नमी। ध्यान रखना है ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लोहे के निष्कर्षण में मुख्य अयस्क कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में किस धातु का उत्प्रेरक प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी निकल। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए अमोनिया के जो औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया है ये हैबर प्रक्रिया के द्वारा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट प्रक्रिया। ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट प्रक्रिया कहा जाता है। और अमोनिया का जो औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया ये हैबर प्रक्रिया होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? आंसर सॉल्वे प्रक्रिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए हॉल हेराल्ड प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो देखिए एल्युमिनियम जिसका सिंबल Al होता है, इसका जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? आंसर बॉक्साइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तांबे का जो प्रमुख अयस्क है ये है कॉपर पाइराइट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। जिंक का जो प्रमुख अयस्क है ये कौन सा है? जिंक का जो प्रमुख अयस्क है ये है जिंक ब्लेंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारा जिसे कि हम मर्क्यूरी बोलते हैं, इसका जो प्रमुख अयस्क है वो है सिनेबार HgS। चांदी का जो प्रमुख अयस्क है ये कौन सा है? चांदी का जो प्रमुख अयस्क है ये है अर्जेंटाइट। ध्यान रखना है। सोने का शुद्धिकरण सामान्यतः किस प्रक्रिया से होता है? सोने का जो शुद्धिकरण है ये विद्युत अपघटन। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, धुलाई सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? देखिए हाइपो की बात हो रही है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वो है CHCl3। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है? राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCOOH होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लिसरीन का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि उद्योग में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों बनाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी Ca2+ एवं Mg2+ आयनों से अविलय लवण बनते हैं। कृत्रिम डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी क्यों होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Ca2+ एवं Mg2+ के साथ अविलय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलेफिन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं? ओलेफिन जो है ये असंतृप्त यानी कि एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन है। पैराफिन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं? पैराफिन जो है ये एल्केन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य स्रोत है वो है गैस एवं तेल के भूमिगत भंडार। पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेट्रोलियम मुख्यतः किस प्रकार के यौगिकों का मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जैव ईंधन का प्रमुख लाभ क्या है? जैव ईंधन का प्रमुख लाभ क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाता है ये। आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मेंडल ने जो अपने प्रयोग है ये मटर पर किए थे। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या कहलाती है? आनुवांशिकता की जो मूल इकाई है जीन कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था।
अगला क्वेश्चन है एक्स एक्स गुण सूत्र संयोजन किसका संकेत है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी महिला, फीमेल का। एक्स वाई गुणसूत्र संयोजन किसका स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुष का संकेत है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रंगांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग सहलगन आनुवांशिक रोग। अगला क्वेश्चन हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? तो देखिए हीमोफीलिया जो है ना, ये रक्त का थक्का ना बनना, इस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रीक ने। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो देखिए आरएनए जो होता है इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो होती है राइबोज। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो देखिए डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मधुमेह यानी कि डायबिटिक्स मेलेटियस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलेटियस जो है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में जो आयोडीन है ये आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रजनन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा माना जाता है? देखिए प्रजनन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन ई माना जाता है। मानव नेत्र में प्रकाश नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आइरिस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मानव नेत्र का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? तो देखिए मानव नेत्र का जो रंग है ना ये आइरिस से निर्धारित होता है। दृष्टि का स्थायित्व यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? तो देखिए जो मोतियाबिंद है ना ये आंखों का रोग है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो देखिए ग्लूकोमा रोग जो है ये आंखों से संबंधित रोग है। नेक्स्ट मानव कान में श्रवण अस्थियां यानी कि ईयर ऑसिसल्स कितनी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 3। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि कहाँ पाई जाती है? कानों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो देखिए जो मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ती है उसे हम टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिगामेंट कहा जाता है इसे। अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाली संरचना को। मानव शरीर में सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत टेंडन है वो है अकीलीस टेंडन। कौन सा? अकीलीस टेंडन मानव शरीर में सबसे मजबूत टेंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है हीमोपोइसिस। क्या? हीमोपोइसिस। लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अधिकतम वेग कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्य स्थिति पर। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरम स्थिति पर। सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए सरल लोलक जो होता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है, इसका आवर्तकाल निर्भर करता है डोरी की लंबाई पर। किस पर? डोरी की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी घटेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अनुनाद जिसे कि रेजोनेंस भी बोलते हैं की घटना किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी कंपन यानी कि वाइब्रेशन से।
ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये आप सभी के लिए पार्ट 2 वीडियो है 1000 एमसीक्यूज़ का। पार्ट 1 इससे पहले डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना दी हुई है। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन का रिवीजन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो देखिए ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के परावर्तक की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 17 मीटर। प्राश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए सोनार जो है ये ध्वनि का परावर्तन यानी कि इको पर कार्य करता है। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है ये होता है माध्यम बदलने पर वेग बदलने से। हीरा अधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए हीरा अधिक चमकीला दिखाई देता है क्यों? आंसर हो जाएगा उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश में कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग का विचलन प्रिज्म में कैसा होता है? तो देखिए बैंगनी रंग का जो विचलन है प्रिज्म की में बात हो रही है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया का सुधार किस लेंस में से किया जाता है? तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किस लेंस से किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किस लेंस से किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रेस बायोपिया मुख्यतः किस कारण होता है? देखिए प्रेस बायोपिया जो है ये आयु बढ़ने पर लेंस की लोच कम होना, इस कारण से होता है प्रेस बायोपिया, आंखों की बीमारी है ये। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? राइट आंसर ऑप्शन डी लगाए गए विभवांतर पे। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी की ऐसा इकाई क्या है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। और रेजिस्टेंस की ऐसा इकाई क्या होती है? ओम होती है अकेली, बट यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गया था तो ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? देखिए विद्युत चालकता जिसे कि हम कंडक्टेंस बोलते हैं, इसका जो होता है ना एसआई मात्रक वो होता है सीमेंस प्रति मीटर। सीमेंस प्रति मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? तो देखिए ओम का जो नियम है ये धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। विद्युत फ्यूज किस गुण के कारण कार्य करता है? तो देखिए विद्युत फ्यूज जो है ये निम्न गणलाक गुण के कारण कार्य करता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी फेज तार में। अगला क्वेश्चन, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अर्थिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्युत आघात से सुरक्षा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर बल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए विद्युत जनित्र जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एसी का पूर्ण रूप क्या है? अल्टरनेटिंग करंट का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मैंने मुंह से खुद ही बता दिया, अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी का फुल फॉर्म। डीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्ट करंट का पूर्ण रूप क्या होता है? देखो इसका फुल फॉर्म ही बता दिया, डायरेक्ट करंट होता है डीसी का फुल फॉर्म। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्स। वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर केवल किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है ये सिर्फ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो है वोल्टेज को बढ़ाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है। स्थायी चुंबक प्राय किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्पात से। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय स्तर ध्रुव वास्तव में किसके निकट होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। कंपास की सुई किस दिशा में स्थिर होती है? कंपास की जो सुई है ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? देखिए एक्स रेज की जो खोज है वो करी थी विल्हेम रॉन्टगन वैज्ञानिक ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? देखिए गामा किरणें जो है इनकी खोज करी थी पॉल विलार्ड ने। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? देखिए अल्फा कण का जो आवेश है ये होता है +2e, ध्यान रखना है +2e इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण वास्तव में क्या होते हैं? देखिए बीटा कण जो है वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें किस प्रकृति की होती है? तो देखिए गामा किरणें जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गीगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है रेडियोधर्मिता मापने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? आंसर ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित की गई है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं किस समूह में होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, समूह 1। क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह में होती हैं? तो देखिए क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, समूह 2 में। हैलोजन किस समूह के तत्व हैं? हैलोजन जो हैं ये समूह 17 के तत्व हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं? निष्क्रिय गैसें यानी कि नोबल गैसें ये समूह 18 में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है ये हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर राइट आंसर घटता है। अगला क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर राइट आंसर घटती है। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय गैसों की भारितम कक्षा में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 या 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन किस आवर्त में स्थित है? तो देखिए कार्बन जो है ये दूसरे आवर्त में स्थित है। सोडियम किस आवर्त में स्थित है? सोडियम जो है ये तृतीय आवर्त में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, शुष्क वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का?
ऑप्शन बी 21% होती है। वायु में ऑर्गन की मात्रा कितनी होती है? देखिए वायु में जो आर्गन गैस है ये होता है 0.93%। अगला क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? देखिए क्लोरीन गैस का जो रंग होता है वो होता है पीला हरा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की पहचान किस गंध से होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो पहचान है ये सड़े अंडे जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जो साइलेंट किलर है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रंगहीन एवं गंधहीन विषैली गैस है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? तो देखिए प्राकृतिक रबर जो है ये हमें प्राप्त होता है हैविया ब्रासिलियनिस से। प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक क्या होता है? देखिए प्राकृतिक रबर का जो मुख्य घटक होता है वो होता है पॉली आइसोप्रीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, रबड़ के वॉल्केनीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसे वॉल्केनीकरण बोले या वुल्कनाइजेशन बोल लो, में किस तत्व का उपयोग होता है? डबल स्टार मार्क करना, आंसर ऑप्शन बी सल्फर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाइलॉन 66 किस प्रकार का बहुलक है? नाइलॉन 66 जो है ये संघनन बहुलक है। पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? पॉलीथीन का जो निर्माण है ये होता है एथिलीन से। कृत्रिम रेशा यानी कि रेयॉन किस नाम से प्रसिद्ध है? कृत्रिम रेशा रेयॉन जो है ये कृत्रिम रेशम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवक्रमणीय है यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? आंसर कागज। प्लास्टिक अपशिष्ट के अत्यधिक उपयोग से मुख्य पर्यावरणीय समस्या क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी भूमि एवं जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओपीवी का संबंध किस रोग से है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलियो से संबंधित है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला क्वेश्चन, रैबीज़ रोग किसके काटने से होता है? रैबीज़ रोग जो है ये संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो देखिए मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक कौन है? देखिए मलेरिया का जो वाहक है ये है मलेरिया का जो वाहक है वो है मादा एनीफिलिस मच्छर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है? राइट आंसर ऑप्शन बी एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी डेंगू का वाहक मच्छर है। फाइलेरिया का वाहक कौन है? राइट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूलेकस मच्छर। क्यूलेकस मच्छर जो है ये फाइलेरिया का वाहक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कालाजार का वाहक कौन है? देखिए कालाजार जो है इसका वाहक है सैंड फ्लाई। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। हैज़ा, जिसे कि हम कॉलरा भी बोलते हैं, रोग का प्रमुख कारक जीवाणु कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी वाइब्रियो कॉलरा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक जूल कार्य बराबर होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। ध्यान रखना है, जो 1 जूल होता है वो किसके बराबर होता है? बराबर होता है न्यूटन मीटर के। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है यानी कि रिन्यूएबल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जल विद्युत परियोजनाओं में मुख्यतः किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो देखिए जल विद्युत परियोजनाओं में मुख्यतः जिस ऊर्जा का उपयोग होता है वह कौन सा है? वो है जल की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किसका माप है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जल धीरे धीरे गर्म एवं ठंडा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का मुख्य लाभ ये है कि जल धीरे धीरे गर्म एवं ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण का कौन सा तरीका निर्वात में भी संभव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चालन। धातुओं में ऊष्मा का संचरण जो है मुख्यतः चालन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन, द्रवों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन है, काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा का विकिरण कैसे करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे अधिक। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि मुख्यतः किस कारण रोकी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वात द्वारा, वैक्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक यानी कि रेफ्रिजरेंट का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा को बाहर निकालना। रेफ्रिजरेटर में शीतलक यानी कि जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका मुख्य कार्य होता है ऊष्मा को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर सामान्यतः किसी द्रव का कवंथनांक पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए दाब बढ़ाने पर सामान्यतः किसी द्रव का जो कवंथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो देखिए प्रेशर कुकर में जो भोजन है जल्दी इसलिए पकता है, दाब बढ़ने से जल का कवंथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देर से क्यों पकता है? तो देखिए हाई एल्टीट्यूड्स पे या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पे जो भोजन देर से पकता है, कारण क्या है? वायु दाब कम होने से जल का कवंथनांक कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, पारे का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? तो देखिए पारे का जो उपयोग है, मरकरी का जो उपयोग है ये क्यों किया जाता है? वह समान रूप से फैलता है और चमकीला होता है। एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी केल्विन। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में मान केल्विन में होता है 273 केल्विन। ताप बढ़ने पर अधिकांश धातुओं का प्रतिरोध, तो देखिए ताप बढ़ने पर जो अधिकांश धातुओं का प्रतिरोध होता है ये बढ़ता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है सामान्यतः टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक कैसा होता है? तो देखिए टंगस्टन का जो गलनांक है ये बहुत अधिक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलईडी बल्ब का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी कम ऊर्जा खपत एवं अधिक आयु, इसलिए एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? तो देखिए विद्युत सेल जो होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैटरी में कई सेल किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो देखिए बैटरी में कई सारे सेल जुड़े होते हैं, किस प्रकार? आवश्यकता अनुसार, श्रेणी क्रम या समानांतर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई है वो है टेस्ला। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है ये पूछी जा रही है वेबर है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ ये जो 1000 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ एक टाइप का आपके लिए एग्ज़ाम लास्ट टाइम रिवीजन रहने वाला ही है, ठीक है। और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स नोट्स, वीडियो नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है ये। अगला क्वेश्चन, कूलम्ब का नियम किससे संबंधित है? देखिए कूलम्ब का जो नियम है पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? स्थिर विद्युत आवेशों के बीच बल से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की जो एसआई इकाई है ये पूछा जा रहा है न्यूटन पर कूलम्ब। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की जो एसआई इकाई है वो है वोल्ट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए P=VI। ध्यान रखना है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कितनी होती है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होती है ये होती है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। घरेलू विद्युत ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो देखिए घरेलू विद्युत ऊर्जा जो है ये किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर में मापी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइनों में विद्युत ऊर्जा उच्च वोल्टेज पर क्यों भेजी जाती है? तो देखिए जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं इसमें विद्युत ऊर्जा जो है उच्च वोल्टेज पर भेजने का कारण क्या है? ऊर्जा हानि कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सुपर कंडक्टर की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है शून्य विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है? तो देखिए सिलिकॉन जो है ये एक प्रकार का उपधातु है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के विभिन्न रूप जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट क्या कहलाते हैं? तो कार्बन के जो विभिन्न रूप हैं जैसे हीरा हो गया, ग्राफाइट हो गया, ये होते हैं अपर रूप, एक प्रकार का एलोट्रोप्स हैं ये, ठीक है। कार्बन के जो विभिन्न रूप होते हैं ना, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये एक प्रकार का एलोट्रोप्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने सहसंयोजक बंध बनाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने सहसंयोजक बंध बनाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो देखिए विद्युत का जो अच्छा चालक है वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुलरीन का प्रसिद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए फुलरीन का जो प्रसिद्ध रूप है वो है राइट आंसर ऑप्शन बी C60। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान ईंधन के रूप में मुख्यतः किसका
उपयोग होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल का। अगला क्वेश्चन, बिटुमेन का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? तो देखिए बिटुमेन का जो मुख्य उपयोग है ये होता है सड़क निर्माण में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथेनॉल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मेथेनॉल को सामान्यतः जाना जाता है वुड स्पिरिट के नाम से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है ये है C2H5OH। ध्यान रखना है, C2H5OH जो है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के शुष्क आसवन से कौन सा पदार्थ प्राप्त नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कोक मुख्यतः किसका लगभग शुद्ध रूप है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन का। अगला क्वेश्चन, सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसों एवं अशुद्धियों का अधिशोषण। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस कारण अत्यधिक कठोर होता है? तो देखिए हीरा जो है अत्यधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? त्रिविमीय सहसंयोजक जालक संरचना, यह आपने ध्यान रखना है इस कारण से। ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में क्यों किया जाता है? तो देखिए ग्रेफाइट का उपयोग होता है विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? देखिए एथेनॉल को सामान्यतः कहा जाता है ग्रेन अल्कोहल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इमली में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इमली में मुख्यतः टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में प्रमुख अम्ल कौन सा है? देखिए टमाटर में जो प्रमुख अम्ल होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड होता है। पालक में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए पालक में मुख्यतः ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीएच स्केल का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? पीएच स्केल का जो विकास है ये किया था किसने? सोरेन PL सोरेनसेन ने। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक में पाया जाने वाला प्रमुख वर्णक कौन सा है? तो हरित लवक में पाया जाने वाला जो प्रमुख वर्णक है वो है क्लोरोफिल A। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ती यानी कि लीव्स में। पौधों का जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो देखिए पुष्प का नर जननांग जो है ये कहलाता है पुंकेसर यानी कि स्टेमेन। पुष्प का जो मादा जननांग होता है ये क्या कहलाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडप यानी कि कार्पल, जिसे कि पिस्टिल भी कहा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। परागकण कहाँ बनते हैं? तो देखिए परागकण जो होता है ये बनता है पराग कोश में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बीजांड कहाँ स्थित होता है? तो देखिए बीजांड जिसे कि ओव्यूल भी कहते हैं ये अंडाशय में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। परागगण यानी कि पॉलिनेशन क्या है? परागगण जो होता है ये है परागकण का वृत्तिक्राग पर पहुंचना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए निषेचन के बाद जो बीजांड है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फल में। निषेचन के बाद जो अंडाशय है ये परिवर्तित होता है फल में। अगला क्वेश्चन, नारियल के खाने योग्य भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रूणपोष। नेक्स्ट, अंकुरन के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? तो देखिए अंकुरन के लिए जो स्थिति आवश्यक नहीं है वो है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज की। देखिए आज की वीडियो में 1000 क्वेश्चंस करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। 501 से लेके 1000 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी काइटिन की। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक एवं शैवाल का। राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम जो है ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम का मुख्य कार्य क्या है? राइजोबियम का जो मुख्य कार्य है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का जो अध्ययन है ये कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए वायरस का जो अध्ययन है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है ये वायरस का अध्ययन होता है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए जीवाणुओं का जो अध्ययन है ये कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पक्षियों का जो अध्ययन नहीं कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी इचिथियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूटन के शीतलन नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्मा के ह्रास की दर से। अगला क्वेश्चन, कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसका आदर्श अवशोषक होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी प्रकार के विकिरणों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किसी वस्तु का कृष्णिका यानी कि कृष्णा का विकिरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान पर। अगला क्वेश्चन, स्टेफन बोल्ट्जमान नियम किससे संबंधित है? स्टेफन बोल्ट्जमान नियम जो है ये ऊष्मीय विकिरण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन का कार्य क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलना, ये ऊष्मा इंजन का कार्य है। श्यांता जिसे कि विस्कोसिटी भी कहते हैं कि एसआई इकाई क्या है? तो देखिए श्यांता यानी कि विस्कोसिटी की जो एसआई इकाई है वो है पास्कल सेकेंड, PA.S। ठीक है, PA मल्टीप्लाई एस भी लिख सकते हो। P का मतलब पास्कल हो गया, S का मतलब सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किसका रूप है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी एंट्रोपी से संबंधित है ऊष्मा गति का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण जो है इसका फुल फॉर्मूला होता है PV = nRT। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गैस नियंत्रक की SI इकाई क्या है? तो देखिए गैस नियंत्रक यानी कि SI इकाई क्या है? जूल मोल -1 K -1, मतलब इसको इस प्रकार से लिखोगे आप जूल अपॉन मोल K। ठीक है, ऊपर आके ये मोल -1 हो जाएगा, K -1 हो जाएगा। निरपेक्ष शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो तापमान कितना होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो तापमान। अगला क्वेश्चन, केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए किसी गैस का दाब जो है ये उत्पन्न होता है अणुओं की पात्र की दीवारों से टकराना। अगला क्वेश्चन, ब्राउनियन गति
किसका प्रमाण है? ब्राउनियन गति जो है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है किसका प्रमाण है? आंसर हो जाएगा अणुओं की निरंतर गति का। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसरण यानी कि डिफ्यूज़न की गति किस में सबसे अधिक होती है? तो देखिए विसरण जो है, विसरण की गति सबसे अधिक होती है किस में? गैस में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। अगला क्वेश्चन है, साबुन मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। साबुन मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव। द्रव की श्यानता सामान्यतः ताप बढ़ाने पर, राइट आंसर, घटती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय जो है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हवाई जहाज का उड़ना मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्नौली सिद्धांत पर। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का नियम संबंधित है द्रवों में दाब का संचरण, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? बैरोमीटर का जो उपयोग है ये वायु दाब मापन में किया जाता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का जो आविष्कार है ये किया था टॉरिसेली ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? मैनोमीटर जो है ये गैस या द्रव का दाब। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर किसका मापन करता है? देखिए हाइड्रोमीटर जो है ये घनत्व या बोल सकते हो आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है। लैक्टोमीटर किसका शुद्धता परीक्षण करता है? लैक्टोमीटर जो है ये दूध का शुद्धता परीक्षण करता है। स्फेरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए स्फेरोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है गोलाकार सतह की वक्रता मापने के लिए, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्क्रू गेज की लघुत्तम गणना सामान्यतः कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.001 mm। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से क्या मापा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लंबाई एवं व्यास मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोनोमीटर का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? सोनोमीटर का जो उपयोग है ये कंपनशील तारों एवं ध्वनि के उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि का बहु परावर्तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? पेरिस्कोप जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोप में सामान्यतः किसका उपयोग होता है? एंडोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। लेज़र किरणों की प्रमुख विशेषता क्या है? लेज़र किरणों की जो प्रमुख विशेषता है ये है कि अत्यधिक एक वर्णी एवं सममांगी होती हैं, ठीक है, यानी कि कोहेरेंट होती है। अगला क्वेश्चन, रडार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो देखिए रडार जो है ये सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, माइक्रोवेव्स का उपयोग करता है। रडार का प्रमुख उपयोग किस में होता है? देखिए रडार का जो प्रमुख उपयोग है ये होता है वस्तुओं का पता लगाने एवं दूरी मापने में। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में भोजन किस कारण गर्म होता है? तो माइक्रोवेव ओवन में जो भोजन है ये जल अणुओं के कंपन से गर्म होता है। अवरक्त किरणों का प्रमुख उपयोग क्या है? अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड रेज का प्रमुख उपयोग है रिमोट कंट्रोल में। नेक्स्ट,
पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किस में किया जाता है? पैराबैंगनी किरणों का उपयोग जल एवं उपकरणों के कीटाणु शोधन में किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए एक्स किरणों का जो प्रमुख उपयोग है ये हड्डियों की जांच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गामा किरणों का उपयोग किस में किया जाता है? गामा किरणें जो हैं इसका उपयोग होता है खाद्य पदार्थों के विकिरण द्वारा संरक्षण एवं कैंसर उपचार में। रेडियो तरंगों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? रेडियो तरंगों का मुख्य उपयोग जो है ये संचार में किया जाता है, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों की। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा किरणों की। ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है ये दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक प्रकाश वर्ष जो है ये एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो देखिए पार्सेक जो है ये दूरी की इकाई है। प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो देखिए दूसरा जो आवर्त है उस द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छठा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्षार धातुएं यानी कि अल्कली मेटल्स किस समूह में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह 1 में। क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स किस समूह में होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, समूह 2 में। ध्यान रखना है। हैलोजन किस समूह में स्थित है? देखिए हैलोजन्स जो हैं ये समूह 17 में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेंशियम। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है हीलियम। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्गन। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का आधार है ये परमाणु द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यता। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या फ़र्क पड़ता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण, ये बात पीरियोडिक टेबल की हो रही है, आवर्त सारणी की हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंशियम। क्षार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हैलोजन की संयोजकता सामान्यता कितनी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 होती है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 17। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जा रहा है, ये होता है 11। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है यह है 19। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम किस समूह का तत्व है? देखिए कैल्शियम जो है ये समूह 2 का तत्व है।
मैग्नीशियम किस आवर्त में स्थित है? देखिए मैग्नीशियम जो है तृतीय आवर्त में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सिलिकॉन किस ब्लॉक का तत्व है? तो देखिए सिलिकॉन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है। लोह किस ब्लॉक का तत्व है? लोह जिसे कि आयरन बोला जाता है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। बैठते हैं नेक्स्ट। लैंथेनॉइड किस ब्लॉक से संबंधित है? लैंथेनॉइड जो है ये एफ ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्टिनॉइड किस ब्लॉक से में रखे जाते हैं? देखिए एक्टिनॉइड जो है ये एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? समूह 1 में रखा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र सामान्यतः किस रूप में लिखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? देखिए मेंडल का जो प्रथम नियम है इसकी बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। मेंडल का द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? देखिए मेंडल का जो तृतीय नियम है, मेंडल का जो तीसरा नियम है इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया जो है ये आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है? ये है एक्स लिंक्ड अप्रभावी। ध्यान रखना है आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 21वें गुणसूत्र की त्रिसंख्या से, ट्राइसोमी 21 से संबंधित है। एक प्रकार की बीमारी है ये। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में थाइमीन के साथ कौन सा क्षार युग्म बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेनिन। डीएनए में ग्वानिन के साथ कौन सा क्षार युग्म बनाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोसिन। ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो देखिए जो गुणसूत्र होते हैं ये मुख्यतः डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? मानव रक्त समूह की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? देखिए प्लेटलेट्स का जो औसत जीवन काल है ये होता है 7 से 10 दिन। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखिए रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है लगभग 55% होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्यतः किस में पाया जाता है? देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मुख्यतः स्त्रियों में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थायराइड। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? देखिए अग्नाशय जो है यह है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है एक प्रकार का। सरल लोलक का आवर्तकाल किस ग्रह पर सबसे अधिक होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रमा पर। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एड्रेनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिए एड्रेनल हार्मोन जो है ये अधिवृक्क, ठीक है, या बोल सकते हो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पिट्यूटरी। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आयोडीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पैराथॉर्मोन किसका स्तर नियंत्रित करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम का। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि से।
अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषों में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, आंसर ऑप्शन बी, घटता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है अधिकतम। देखिए अभी भी आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं। यही क्वेश्चन है जो बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा किस बल के कारण करते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल के कारण। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस करवा दिए। हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा और मेरी कोशिश यही थी कम टाइम में मैं आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दूँ, जो मैंने आपको करवा भी दिया। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कोई वीडियो अगर आपको चाहिए स्पेशल कमेंट में बता देना, आपके लिए वो वीडियो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।